नमस्कार दोस्तों, राजेंद्र सर ने आपके लिए ये वीडियो आसान भाषा में बनाया है। इनके चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी करें। आज हम एक कलाकार के बनने की कहानी में उतरेंगे। ये कहानी है मकबूल फिदा हुसैन की। और हम इसे जानेंगे उन्हीं की आत्मकथा हुसैन की कहानी अपनी जुबानी के कुछ हिस्सों से। हाँ, हमारे पास उनके बचपन के कुछ बहुत ही दिलचस्प किस्से हैं, जब वो बड़ौदा के एक बोर्डिंग स्कूल में थे और फिर इंदौर में उनका सफर कैसे शुरू हुआ। और आज हमारा मकसद सिर्फ इन किस्सों को दोहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि मतलब एक कलाकार बनता कैसे है। सही बात है। एक लड़का जो अपने दादा के जाने के गम में एकदम खामोश हो गया था, वो कैसे कला की दुनिया का इतना बड़ा सितारा बना। कौन लोग थे, कौन सी घटनाएं थीं जिन्होंने मकबूल के अंदर के कलाकार को पहचाना और उसे बाहर निकलने का रास्ता दिया। चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। बिल्कुल। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत गहरे दुख से। मकबूल के दादा चल बसे थे और इस सदमे ने उन्हें बिल्कुल खामोश कर दिया था। वो दिन भर अपने दादा के कमरे में बंद रहते, उन्हीं के बिस्तर पर, उन्हीं की भूरी अचकन ओढ़े, किसी से कोई बात नहीं। ये तो बहुत गहरा असर हुआ उन पर ना। बहुत ज्यादा। तब उनके अब्बा ने फैसला किया कि माहौल बदलना जरूरी है और उन्हें बड़ौदा के एक बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया। हाँ, ये फैसला सिर्फ माहौल बदलने के लिए नहीं था, एक तरह से उन्हें उस दुख की पकड़ से आजाद कराने की कोशिश थी। और ये कोई आम स्कूल तो था नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका नाम था मदरसा हुसामिया और ये स्कूल गांधी जी के अनुयायी जीएम हकीम अब्बास तैयब जी की देखरेख में चलता था। अच्छा। तो मकबूल के अब्बा को लगा कि पढ़ाई के साथ साथ वहाँ वो मजहबी तालीम, रोजा, नमाज, ये सब भी सीख जाएंगे। ये तो बड़ा दिलचस्प मेल है। मतलब एक तरफ मदरसा और दूसरी तरफ गांधी जी के अनुयायी का अनुशासन। बिल्कुल अनोखा था। आप सोचिए, बच्चों के सिरों पर गांधी टोपी और बदन पर खादी का कुर्ता पजामा। वाह। ये उस दौर के राष्ट्रवाद और परंपरा के संगम को दिखाता है। अब्बास तैयब जी, वो कांग्रेस से जुड़े थे और उसका असर स्कूल पर साफ दिखता था। और वहाँ के लोग भी बड़े दिलचस्प थे, जैसे मौलवी अकबर। हाँ, जो कुरान और उर्दू साहित्य के उस्ताद थे। फिर स्काउट मास्टर मेजर अब्दुल्ला पठान थे, जो अनुशासन सिखाते थे। और खाने का जिक्र भी है। बावर्ची गुलाम और उनकी बीवी नरगिस का बनाया हुआ सालन गोश्त। मतलब एक पूरा माहौल था। और इसी माहौल में मकबूल की दोस्ती हुई 5 लड़कों से, और ये दोस्ती ये जिंदगी भर चली। हाँ, और ये दोस्ती बहुत अहम है। आत्मकथा में जिक्र है कि सबके रास्ते कितने अलग हो गए। बिल्कुल अलग। कोई इत्र का व्यापारी बना तो कोई कराची चला गया, एक मोती की तलाश में कुवैत पहुंच गया और एक दोस्त तो मस्जिद का मेंबर बन गया। और एक बना कलाकार, जो जैसा वो लिखते हैं उड़ने वाले घोड़े पर सवार होकर दुनिया नाप रहा था। ये दिखाता है कि बचपन में ही उन्होंने देख लिया था कि एक ही शुरुआत से जिंदगी कितने अलग अलग रास्ते ले सकती है। शायद उनके कैनवस की ये पहली झलक थी। सही का। तो एक तरफ ये माहौल था, दूसरी तरफ दोस्त थे, लेकिन मकबूल के अंदर भी तो एक अलग ही शरारत थी। हाँ, और वो पहली बार खुलकर सामने आई मदरसे के सालाना जलसे में। वो फोटोग्राफर वाला किस्सा। हाँ, बड़ा मजेदार है। मुगलवाड़े के मशहूर फोटोग्राफर लुकमानी आए थे। वो अपने बड़े से कैमरे पर काला कपड़ा डालकर सिर्फ उस्तादों और खास मेहमानों का ग्रुप फोटो खींच रहे थे। बिल्कुल। और मकबूल बच्चों की भीड़ में खड़े बस मौके की तलाश में थे। और जैसे ही फोटोग्राफर ने कहा रेडी, मकबूल दौड़कर ग्रुप के कोने में जाकर खड़े हो गए। मतलब उन्होंने खुद को उस फ्रेम में डाल दिया जो उनके लिए था ही नहीं। क्या हम इसे सिर्फ शरारत कह सकते हैं, या यह एक बच्चे का ध्यान खींचने का तरीका भी था जो इतना गुमसुम हो गया था? ये बहुत दिलचस्प नुक्ता है। शायद अपनी पहचान बनाने की एक ललक थी। वो उस खास फ्रेम का हिस्सा बनना चाहते थे। हो सकता है। और ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, खेल कूद में भी वो अलग थे। हाई जंप में पहला इनाम जीता, लेकिन दौड़ में फिसड्डी रहे। हाँ, मतलब जिसमें उनकी रुचि थी उसमें वो बेहतरीन थे। और फिर वो पल आया जहां उनकी इस खासियत को पहली बार एक पहचान मिली, क्लासरूम में। वो चिड़िया वाला किस्सा। हाँ, जब ड्राइंग मास्टर मोहम्मद अतहर ने ब्लैक बोर्ड पर सफेद चौक से एक चिड़िया बनाई और सबको उसकी नकल करने को कहा, और मकबूल की स्लेट पर हूबहू वही चिड़िया ऐसे बन गई मानो ब्लैक बोर्ड से उड़कर आ बैठी हो। ये एक निर्णायक पल था। उस्ताद ने उन्हें 10 में से 10 नंबर दिए। ये सिर्फ नंबरों की बात नहीं थी। नहीं, ये पहली बार था जब उनकी कला को एक औपचारिक पहचान मिली थी, एक अथॉरिटी की तरफ से। सही कहा।
शायद मकबूल को भी पहली बार अपनी इस ताकत का एहसास हुआ होगा। और इसके बाद तो उनका आत्मविश्वास और बढ़ा। हाँ, जिसका सबूत है 2 अक्टूबर की घटना। गांधी जी की सालगिरह पर क्लास शुरू होने से पहले ही मकबूल ने ब्लैक बोर्ड पर गांधी जी का एक पोर्ट्रेट बना दिया था, जिसे देखकर अब्बास तैयब जी भी बहुत खुश हुए थे। बिल्कुल। तो अब कहानी बड़ौदा से इंदौर पहुंचती है, जानीपुर बाजार। यहाँ एक नया अध्याय शुरू होता है। मकबूल के अब्बा का तो एक सीधा सा प्लान था, बेटे को बिजनेसमैन बनाना है। हाँ, इसीलिए छुट्टियों में मकबूल को उनके चाचा मुराद अली की जनरल स्टोर की दुकान पर बिठाया जाता था। उनके अब्बा खुद तो नौकरी पेशा थे। हाँ, मालवा टेक्सटाइल में टाइम कीपर थे, लेकिन बिजनेस में उनकी गहरी दिलचस्पी थी। वो चाहते थे कि बेटा शुरू से ही बिजनेस के गुण सीख ले। लेकिन मकबूल दुकान पर बैठकर भी दुकान में नहीं होते थे। नहीं, उनका ध्यान कीमतों या कपड़ों के नाप पर नहीं, बल्कि ड्राइंग पर रहता था। वो आने जाने वाले लोगों के स्केच बनाते थे, घूंघट वाली औरत, मजदूर की पगड़ी, पठान की दाढ़ी और माथे पर सिजदे का निशान। वो लिखते हैं कि हिसाब की किताब में अगर शाम को 10 रुपए का हिसाब लिखते तो 20 स्केच बना डालते थे। मतलब वो दुकान को एक स्टूडियो की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। सही कहा। हर ग्राहक एक मॉडल था, हर चेहरा एक कहानी। वो बिजनेस नहीं, जिंदगी के चेहरे पढ़ रहे थे। और फिर एक दिन दुकान के सामने से एक तांगा गुजरा और उस तांगे ने मकबूल की जिंदगी की दिशा ही बदल दी। वो शांताराम की फिल्म सिंहड़ का इश्तिहार था। उस जमाने में प्रचार का तरीका भी क्या खूब था। हाँ, साइलेंट फिल्मों का दौर था, तो तांगे पर ब्रास बैंड बजता था और रंगीन कागज पर छपे पोस्टर बांटे जाते थे। और उस पोस्टर पर एक मराठा योद्धा की तस्वीर थी, हाथ में खींची हुई तलवार और ढाल। और मकबूल को वो तस्वीर इतनी भा गई कि उन्होंने ठान लिया कि इसकी ऑयल पेंटिंग बनानी है। लेकिन मुश्किल ये थी कि उन्होंने आज तक ऑयल कलर इस्तेमाल ही नहीं किए थे। और अब्बा तो बिजनेसमैन बनाना चाहते थे, वो भला रंग रोगन के लिए पैसे क्यों देते। तो यही मकबूल ने वो किया जो उनके जुनून को दिखाता है। हाँ, वो सीधे अली हुसैन रंगवाले की दुकान पर गए और अपने स्कूल की 2 किताबें, भूगोल और इतिहास की, उन्हें बेचकर ऑयल कलर की ट्यूब खरीद ली। अपने स्कूल की किताबें बेच देना, ये तो बहुत बड़ी बात है। एक तरफ पढ़ाई और पिता की उम्मीदें और दूसरी तरफ अपना जुनून। उन्होंने उस दिन अपना रास्ता चुन लिया था। बिल्कुल, ये एक तरह का विद्रोह था, एक खामोश बगावत। और उन्होंने अपनी पहली ऑयल पेंटिंग चाचा की दुकान पर बैठकर ही बना डाली। और जब चाचा ने ये देखा तो वो बहुत नाराज हुए और सीधे मकबूल के अब्बा तक शिकायत पहुंचाई। ये तो कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। मतलब अब तो डांट पड़नी ही थी। हाँ, कोई भी यही सोचेगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। अब्बा ने पेंटिंग देखी और गुस्सा होने के बजाय बेटे को गले लगा लिया। ये तो अकल्पनीय है। उस दौर के किसी भी पिता के लिए बहुत बड़ी बात थी। ये उस कहानी का सबसे अहम मोड़ था। एक पिता ने अपने बेटे के विद्रोह में उसकी कला को पहचान लिया। वो समझ गए कि ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये उनके बेटे के भविष्य की पहली झलक है। बिल्कुल। उस एक पल में उन्होंने अपने सपने को अपने बेटे के सपने के लिए कुर्बान कर दिया। अब्बा का मान जाना तो एक बहुत अहम मोड़ था। लेकिन सिर्फ घर की इजाजत से तो काम नहीं चलता। एक कलाकार को एक गुरु की, एक मेंटोर की जरूरत पड़ती है। हाँ, बिल्कुल। और इंदौर में ही उनकी मुलाकात हुई कलाकार बेंद्रे साहब से। अच्छा, ये मुलाकात कैसे हुई? ये मुलाकात सराफा बाजार के पास एक गली में हुई। दोनों ही वहां ऑन स्पॉट पेंटिंग कर रहे थे। और ये मुलाकात बहुत अहम थी क्योंकि बेंद्रे उस समय भारतीय मॉडर्न आर्ट में नए नए प्रयोग कर रहे थे। मकबूल को उनकी कौन सी बात सबसे ज्यादा पसंद आई? मकबूल को उनकी तकनीक बहुत पसंद आई। वो सादे कागज के बजाय हल्के रंग वाले कागज पर, जिसे टिंटेड पेपर कहते हैं, उस पर ग्वाश का इस्तेमाल करते थे। एक मिनट, ये ग्वाश क्या होता है? ये वाटर कलर से कैसे अलग है? बहुत अच्छा सवाल है। आसान भाषा में ग्वाश वाटर कलर जैसा ही है, लेकिन ज्यादा गाढ़ा और अपारदर्शी होता है। ओह, अच्छा। जहां वाटर कलर में कागज की सफेदी दिखती है, वहीं ग्वाश का रंग उसे पूरी तरह ढक लेता है। इससे रंगों में एक अलग ही गहराई आ जाती थी। मकबूल को ये तकनीक देखकर एक नई दुनिया मिल गई। तो बेंद्रे साहब का साथ मिला और मकबूल उनके साथ लैंडस्केप पेंट करने जाने लगे। बेंद्रे साहब उस समय कला की दुनिया में क्या कर रहे थे? बेंद्रे उस समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहे थे। 1933 में उन्होंने एक बड़ी पेंटिंग बनाई थी जिसका नाम था वैगाबॉन्ड। वैगाबॉन्ड यानी आवारा। हाँ, उन्होंने अपने छोटे भाई को एक पठान के कपड़े पहनाकर मॉडल बनाया था। और वो पेंटिंग वो भारतीय मॉडर्न आर्ट का शायद पहला क्रांतिकारी कदम मानी जाती है। उस पेंटिंग में ऐसा क्या खास था? आत्मकथा में एक लाइन है, उसमें रॉयल एकेडमी के रूखे यथार्थवाद पर एक्सप्रेशनिस्ट ब्रश स्ट्रोक का ढांचा था।
ये सुनने में बहुत भारी लग रहा है। बिल्कुल, इसे समझना जरूरी है। आसान शब्दों में उस समय की ज्यादातर पेंटिंग्स एकदम फोटो जैसी बनाने की कोशिश करती थी। हर चीज परफेक्ट, नपी-तुली। अच्छा, जिसे रॉयल एकेडमी का यथार्थवाद कहते थे। सही, जो अंग्रेजों के साथ भारत आया था। बेंद्रे ने वो नहीं किया। उन्होंने जो पठान बनाया, उसमें आपको उनके ब्रश के निशान साफ दिखते थे। रंगों में एक जज्बा था, एक ऊर्जा थी। वो सिर्फ ये नहीं दिखा रहे थे कि पठान कैसा दिखता है, बल्कि ये महसूस कराने की कोशिश कर रहे थे कि उस पठान के अंदर की भावनाएं कैसी हैं। इसी को एक्सप्रेशनिस्ट अंदाज कहते हैं। मतलब वो सिर्फ नकल नहीं कर रहे थे, वो अपनी भावनाएं भी पेंटिंग में डाल रहे थे। और मकबूल को ऐसे कलाकार का साथ मिला जो कला के नियम तोड़ रहा था। बिल्कुल, और ये साथ सिर्फ बाहर तक नहीं रहा। एक दिन मकबूल बेंद्रे साहब को घर ले आए और अपने अब्बा से मिलवाया। और बेंद्रे ने मकबूल के काम की तारीफ की। जी हाँ। और इस मुलाकात का असर तो जादू जैसा हुआ। अगले ही दिन मकबूल के अब्बा ने बम्बई से विंसन न्यूटन ऑयल ट्यूब्स और कैनवस मंगवाने का ऑर्डर भेज दिया। ये हैरान करने वाली बात है। सोचिए, वो इंदौर शहर है, कपड़ा मिल के माहौल में बसा हुआ। हाँ, काजी और मौलवियों का पड़ोस। वो एक ऐसा दौर था जब कला वो सिर्फ राजे महाराजाओं की दीवारों की लटकन बनकर रह गई थी। ऐसे में एक आम मध्यम वर्गीय पिता का ये फैसला लेना, ये अपने समय से बहुत आगे की सोच को दिखाता है। उन्होंने सिर्फ इजाजत नहीं दी, बल्कि पूरा साथ दिया, सबसे अच्छा सामान मुहैया कराया। हाँ, और कहानी के अंत में उनके अब्बा के जो शब्द हैं, वो इस पूरी यात्रा का सार हैं। उन्होंने मकबूल से कहा, बेटा जाओ और जिंदगी को रंगों से भर दो। इससे बड़ा आशीर्वाद और क्या हो सकता है? कुछ नहीं। तो इन सारे किस्सों से क्या पता चलता है? एक कलाकार का सफर सिर्फ प्रतिभा से तय नहीं होता। मकबूल में प्रतिभा तो थी, लेकिन उसे एक माहौल, सही लोग और हिम्मत की जरूरत थी। और वो माहौल बना उनके बोर्डिंग स्कूल से, दोस्तों से, एक फिल्म के पोस्टर से, बेंद्रे जैसे गुरु से, और सबसे बढ़कर एक पिता के भरोसे से। मकबूल के अब्बा की सोच अपने जमाने से 50 साल आगे थी। वो जानते थे कि कला को महलों से उतरकर आम आदमी तक पहुंचना चाहिए। उनकी उम्मीद थी, जैसा आत्मकथा में लिखा है, कि ये कला महलों की दीवारों से उतरकर कारखानों की दीवारों तक पहुंचेगी। ये उस जमाने में एक बहुत ही प्रगतिशील और क्रांतिकारी विचार था। तो यहाँ से हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल उठता है, मकबूल के पिता ने जो सपना देखा था, क्या वो आज पूरा हुआ है? क्या कला सच में महलों से निकलकर कारखानों की दीवारों तक आम आदमी की जिंदगी का हिस्सा बन पाई है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। कला निश्चित रूप से महलों से बाहर निकली है। वो आर्ट गैलरियों तक, म्यूजियम तक और अब तो हमारे फोन की स्क्रीन तक पहुंच गई है। स्ट्रीट आर्ट जैसे रूप भी आए हैं। बिल्कुल, लेकिन क्या वो एक मजदूर की, एक किसान की, एक आम नौकरी पेशा इंसान की जिंदगी का उतना ही सहज हिस्सा बन पाई है जितना कि संगीत या सिनेमा? शायद अभी भी एक फासला बाकी है। ये एक सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, तो आपने इनके चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक नहीं किया तो अब कर दीजिए। धन्यवाद।